ज्योतिष का हेल्थ से क्या कनेक्शन है, सबसे पहले आप हमें ये समझाइए। अगर आपके लग्नाधिपति यानी कि 5 नंबर उदित हो रहा है, 5 नंबर के मालिक सूर्य है और सूर्य उच्च राशि में बैठ जाए, यानी कि आपकी फिर इम्यूनिटी पावर, अंदरूनी जो आप स्ट्रांग रहोगे। कौन से ग्रह से पता लग सकता है पहले ही, अगर ज्योतिषीय परामर्श लेते हैं, या कौन से भाव से, कि इस इंसान को कैंसर जैसे गंभीर बीमारी होने के चांस बन रहे हैं? कैंसर जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव से देखा जाता है। जुपिटर से कैंसर देखा जाता है। एक बीमारी और है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम। जो हमारा लगन चार्ट होता है, हम कैसे जान सकते हैं कि हाँ किसी इंसान को ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है? या लंबी चलने वाली बीमारियां जो लाइलाज होती हैं वो 12th हाउस से देखी जाती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में, और आप सभी के साथ मैं हूं आमिर। एक ऐसा कार्यक्रम आप सभी के लिए हम रोजाना लेकर आते हैं जिसके माध्यम से आप लोग समझ पाते हैं कि एक्चुअल में ज्योतिष कैसे हमारी लाइफ में मददगार साबित होता है, कैसे हम ज्योतिष के माध्यम से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपकी हेल्थ को लेकर, कि क्या हमारी हेल्थ के बारे में भी हमारी कुंडली बताती है। अगर हम ज्योतिषीय परामर्श लेते हैं तो क्या उस समय जान सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाले समय में हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां आने वाली हैं, या कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम जान सके कुंडली के कि हाँ हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, और उसके कौन से वो उपाय होंगे। क्योंकि परेशानियां या प्रॉब्लम, बीमारी की अगर हम बात करते हैं तो हर चीज़ का एक समाधान है, लेकिन सही समाधान कैसे मिलेगा वो इस कार्यक्रम से आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि हमारे साथ हैं कुणाल कुमार जी, जो कि लाइफ डिजाइनर हैं, आप लोगों की लाइफ को डिजाइन कर रहे हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ सर, आज के प्रोग्राम का टॉपिक हेल्थ का हमने रखा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बात होने वाली है स्वास्थ्य को लेकर। लोगों को यही नहीं पता होता आज की डेट में कि हमारी सेहत कब खराब हो रही है और कब नहीं हो रही। ज्योतिष का हेल्थ से क्या कनेक्शन है, सबसे पहले आप हमें ये समझाइए। देखिए, ज्योतिष का हर चीज से संबंध है, चाहे आपका स्वास्थ्य है, चाहे आपकी लाइफ है, चाहे आपके दुख है, चाहे आपके सुख हैं जी। आप अगर अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई भी चीज के बारे में जानना चाहोगे तो ज्योतिष एक परामर्श हमें जरूर दे सकती है। जैसे कि अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो प्रॉब्लम के आधार पर मैं ये बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम आपकी कुंडली में कहाँ पर होगी। अच्छा। तो ऐसे ही कुंडली का चार्ट देख करके ये भी पता चल जाता है कि इस जातक को, इस व्यक्ति को कब प्रॉब्लम हो सकती है और किस शरीर के भाग में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में 12 भाव हैं और इन 12 भाव में 12 राशियां विद्यमान हैं। देखिए, भाव का अलग प्रभाव है, अलग महत्व है, राशियों का अलग प्रभाव है, अलग महत्व है। उसके बाद उन भावों में, उन राशियों में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका अलग प्रभाव और अलग महत्व है। दोस्तों, ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारी जन्म कुंडली में जो 12 भाव में, जो 12 राशि में जो 9 ग्रह विद्यमान होते हैं, हर किसी भाव में, हर किसी राशि में अलग अलग चीजें हैं। हर किसी भाव में, हर किसी राशि में ये अच्छे और बुरे नहीं होते। अच्छा। किसी भाव में कोई ग्रह अच्छा कारक होता है तो कोई भाव में कोई ग्रह अगेंस्ट होता है जी। ऐसे ही राशियों की बात करें तो कुछ ग्रह कुछ राशियों में उच्च राशि में भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, सम भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं, और ग्रह किसी न किसी राशि में वो नीच का भी होता है। यानी कि एक ग्रह जिस राशि में भी उच्च का होगा उसके 7th हाउस, 7th भाव में जो राशि होगी उस राशि में वो नीच के फल देता है, यानी कि जो सबसे खराब फल देता है। बट कभी कभी अगर हम कैलकुलेट करें, हमारे बहुत सारे दर्शक शायद ये ना समझते हो कि अगर जन्म कुंडली के 6ठे घर में कोई ग्रह नीच का बैठ जाए, क्रूर, तो वो कारक होता है। अच्छा। सबसे अच्छा होता है। जैसे मंगल और शनि को 6ठे घर में कारक माना गया है। हाँ। अगर ये नीच राशि में 6ठे घर में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति करेला और नीम चढ़ा और कड़वा हो गया ना। जी जी। तो इन भाव में अगर क्रूर ग्रह और नीच राशि में चले जाएं तो और ज्यादा अपना व्यक्ति, जातक के लिए तो शुभ फल हो गए कि अगर 6ठे घर में क्रूर ग्रह बैठे हैं तो ऐसा जातक अगर अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान है, बीमारियों को लेकर के परेशान है, शत्रुओं को लेकर के परेशान है, या कोर्ट कचहरी को लेकर परेशान है, तो ये ग्रह उसको हमेशा प्रॉब्लम से बचाता रहेगा। जी। ये एक ही ग्रह उसके लिए सबसे ज्यादा फलदायक देने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस घर में वो ग्रह कारक है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं कि लगन में सूर्य कारक होता है, द्वितीय भाव में बृहस्पति कारक होता है,
तृतीय भाव में मंगल कारक होता है, चतुर्थ भाव में मरकरी और मून कारक होते हैं, चंद्रमा और बुध। पांचवें भाव में बृहस्पति और सूर्य कारक होते हैं, छठे घर में शनि और मंगल, सातवें घर में शुक्र, आठवें घर में शनि, नौवें घर में सूर्य और बृहस्पति, 10वें घर में सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि, 4 ग्रह कारक होते हैं। 11वें घर में बृहस्पति और 12वें घर में शनि। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन भाव में अगर ये ग्रह बैठ जाए तो इनको स्थान बल मिलता है। अच्छा, कहते हैं ना कि इस भाव में बैठे हुए ग्रह को स्थान बल मिल जाता है, यानी कि उसको एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है और वो एक्स्ट्रा सपोर्ट फिर जातक को देता है। लेकिन उसके बाद बहुत मैटर करता है कि वो ग्रह मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, शत्रु राशि में है, न्यूट्रल है या नीच राशि में है। उससे व्यक्ति की जर्नी में पता चलता है, उसकी जर्नी का पता चलता है कि उसकी लाइफ ऑफ जर्नी कैसी है। उत्थान और पतन, सुख दुख, लाभ हानि, सब कुछ ग्रहों की गति से प्रभावित होते हैं। जी जैसा आप कह रहे हैं ग्रहों से ही सब प्रभावित होता है कुणाल जी। अगर मैं कुछ बीमारियों के बारे में आपसे आज समझना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को अभी एक्चुअल में ग्रहों के बारे में सही से जानकारी नहीं है, वो समझ नहीं पाते कि कौन से ग्रह हमारे लिए क्या कुछ बताते हैं। अगर किसी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग डरते हैं कि ये गलती से भी हमें ना हो जाए, क्योंकि लोग लगता है इसका प्रॉपर इलाज उन्हें नहीं मिल पाता। जी। अगर किसी को कैंसर की जैसी बीमारी है तो कौन से ग्रह से पता लग सकता है पहले ही, अगर ज्योतिषीय परामर्श लेते हैं, या कौन से भाव से कि इस इंसान को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने के चांस बन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव है व्यक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि कैंसर कुंडली के दोस्तों प्रथम भाव से नहीं देखा जाता। अच्छा। कैंसर जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव से देखा जाता है। लेकिन प्रथम भाव के बारे में मैंने क्यों बात की कि कहते हैं ना, तुम्हारा शरीर जो है आरोग्यवान रहे। आप जब किसी के पांव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो सबसे पहले आप यही चाहते हो कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और जीवन खुशहाल हो। तो बहुत लोग हैं जो इस बात को आज भी बड़े बुजुर्ग समझते हैं। वो कहते हैं आरोग्यवान रहो, यानी कि बीमारी कभी तुम्हें ना छुए। जी। तो एक और भी पंक्ति है कि सबसे पहले सुखी हो काया, जी फिर जेब में हो माया। बिल्कुल सही बात। सबसे पहले सुखी हो काया, फिर जेब में हो माया, यानी कि जेब में माया जरूरी तो है, पर काया के बाद कि आपके पास पैसा तो बहुत आ गया, लेकिन आपको ऐसी कोई बीमारी लग गई कि आप हॉस्पिटलाइज हैं और अब डॉक्टर ने बोल दिया कि आप कुछ दिन के मेहमान हैं, तो अब जेब में, घर में जितनी मर्जी माया है वो सब व्यर्थ है। बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहले सुखी हो काया, फिर जेब में हो माया, तब पत्नी हो सदाचारी, फिर पुत्र हो आज्ञाकारी। तो ये कहावत है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोली है और आज भी बहुत लोग इसको समझते भी हैं। ऐसे ही जो जन्म कुंडली का प्रथम भाव है वो आरोग्यता देता है। जी। यानी कि आपका शरीर कितना अंदरूनी मजबूत है। जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बहुत जल्दी जल्दी वो बीमार होते हैं, इन्फेक्शन लग जाता है, तो उनको कहते हैं कि यार अंदरूनी मजबूत नहीं हो आप। हाँ। आपको इन्फेक्शन लग जाता है, इम्यूनिटी आपकी वीक है। तो ये जो इम्यूनिटी वीक और पॉजिटिव है, प्लस है, हाँ। अंदरूनी बहुत स्ट्रांग हो, ये जन्म कुंडली के प्रथम भाव से विचारा जाता है। अच्छा। प्रथम भाव में कौन सी राशि उदित हो रही है और कौन से ग्रह उस भाव में विद्यमान है। तो ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमारी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में कौन सी राशि से ही व्यक्ति का असेंडेंट डिसाइड होता है। यानी कि जितना नंबर आपके लगन चार्ट में होगा वो आपके असेंडेंट के मालिक होंगे और वही आपके लग्नाधिपति होंगे। तो और उस ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए। जी। अगर आपके लग्नाधिपति यानी कि 5 नंबर उदित हो रहा है, 5 नंबर के मालिक सूर्य है और सूर्य उच्च राशि में बैठ जाए, यानी कि आपकी फिर इम्यूनिटी पावर, अंदरूनी जो स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, बीमारी जल्दी आपको प्रभावित नहीं करेगी और बड़ी बड़ी बीमारियां शरीर में आने के बाद अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। जी। अब बात करते हैं बीमारियों की। देखो, आपने सवाल किया कैंसर का, लेकिन जो बीमारियों की अगर हम बात करें तो जन्म कुंडली में छठा घर, छठे घर से रोग, ऋण और शत्रु, ऋण भी देखे जाते हैं, शत्रु भी देखे जाते हैं, लेकिन रोग, गुण, चुगलखोरी, रोग, जितनी भी लंबी बीमारियां, बड़ी परेशानियां या बीमारियों के माध्यम से आपका बहुत सारा पैसा खर्च होना, आपका कर्जदार बन जाना, पैसा कर्जा लेकर के
ट्रीटमेंट कराना और वो पैसा महीनों तक ना उतरना, ये विचार जन्म कुंडली के छठे भाव से देखा जाता है। किसी के भी कुंडली के छठे घर में चंद्रमा नीच राशि में बैठ जाए या बृहस्पति नीच राशि में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा समझदार होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली के छठे घर में बृहस्पति या चंद्रमा में से नीच राशि में कोई भी ग्रह इनमें से बैठा है तो आपको हेल्थ इश्यूज बार बार होते रहेंगे। और कैंसर कुंडली के चौथे घर से देखा जाता है। बहुत लोगों को शायद पता हो या ना हो, मैं बता दूं कि जन्म कुंडली के 4th हाउस से कैंसर देखा जाता है। और अगर ग्रहों में बात करें तो जुपिटर से भी कैंसर देखा जाता है। अच्छा, जुपिटर से कैंसर देखा जाता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कारक नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, वो नीच राशि में है और खास तौर पर वो 4th हाउस में नीच राशि में चले जाएं तो आपको कैंसर होने के सिम्टम्स अच्छा, कभी ना कभी आपके खान पान के कारण, आपकी बुरी आदतों के कारण कभी ना कभी प्रभावित हो सकते हैं। आपके वातावरण में जब विषाक्त पदार्थ जो हैं उनका जब आप सेवन करते हैं या उनके संपर्क में आते हैं तो कैंसर होने के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। एस्बेस्टस और रेड्रॉन ये कीटनाशक ऐसे तत्व हैं जो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। जी, रेड्रॉन अगर हमारी बॉडी से इफेक्टिव होगा तो कैंसर सिम्टम्स कभी भी हमारी बॉडी में डेवलप हो। आज के समय पे हम देखिए क्या कर रहे हैं, हम खाना पीना समय पे नहीं खा रहे हैं। लापरवाही कैंसर को जन्म देती है। ज्यादा खाना कैंसर को जन्म देती है। एक एज आती है, आप देखते हो कि आपकी आज एज कितनी है? 30 साल। 30 साल। क्या आपको लगता है कि 55 साल 60 साल में भी ये एक्टिविटी इतनी स्ट्रांगली आप काम कर पाएंगे? फर्क पड़ेगा। आज 2 घंटे 4 घंटे फालतू भी अगर काम कर लोगे ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपकी एज 60 हो जाएगी, 70 हो जाएगी तो तब फर्क पड़ेगा। और हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे अणु, कुछ ऐसे जीन्स हैं जो हमारी बीमारियों को खुद ब खुद हमारे शरीर से दूर करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में भी बहुत सारी ऐसे तत्व हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को डिस्ट्रॉय करने में हम बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब एज बढ़ती जाती है ना तो ये जो पावरफुल जो तत्व हैं ये वीक होते चले जाते हैं। इनके वीक होने से बीमारियों, यानी कि जो हमारे शरीर में जो जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में जब जगह बनाती हैं तो ये तत्व हमारी बॉडी के अंदर जो अच्छे गुण हैं वो इनसे लड़ते हैं, इनका मुकाबला करते हैं और इनको हमारे शरीर से दूर कर देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब ये एज बढ़ती जाती है तो ये जो हमारी बॉडी के अच्छे गुण हैं ये वीक होते चले जाते हैं। लेकिन अब अपना खाना पीना तो चेंज कर नहीं रहे, उल्टा हम और लापरवाही और ज्यादा आरामदायक, फिर बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए। अब पहले तो थोड़ा बहुत पानी के लिए उठ जाते थे, अब बेटा ग्लास से पानी ला के दे दो। अब बच्चों के ऊपर आश्रित हो गए। तो जितना जितना हमारी एज, हमारी सोच से हम ये होते यार अब शरीर जवाब नहीं दे रहा है तो फिर बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश करने लग जाती हैं। जेनेटिक इश्यूज भी देखिए है। ऐसे मैंने बहुत बार बहुत केस स्टडी किए हैं कि मैंने देखा है कि माता को कैंसर था, बेटी को भी कैंसर हुआ और आगे उनकी बेटी को भी कैंसर हुआ। अब वो अपनी बेटी के लिए परेशान है कि ऐसा क्यों है। तो आपको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह बार बार आपकी फैमिली में नीच राशि में तो नहीं जा रहा है, यानी कि वो इंडिकेशन दे रहा है। जी, आपको इंडिकेशन समझ नहीं आ रहा है बट ग्रह इंडिकेशन दे रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं और इस समस्या का सॉल्यूशन देने के लिए आपको बार बार कोई ना कोई रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा वो एक अलग बात है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति नीच राशि में हो, बेटे की कुंडली में भी नीच राशि में हो, दादा की कुंडली में भी नीच राशि में हो तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। मंगल का होना, नीच राशि में होना, कई 2-3 पीढ़ियों में होना, शनि का, तो इसका मतलब कोई ना कोई बड़ी समस्या है जो आपके
जीवन को प्रभावित कर रही है या कर सकती है। या मैंने ऐसे ही देखा कि जब भी एक केस था, बहुत समय पहले की बात है, मतलब 5-6 साल हो गए होंगे, कि जब भी बेटा होता था ना तो पिता की डेथ हो जाती थी। अच्छा। बेटा हुआ, जैसे एक फैमिली में एक बच्चा हुआ, उनका जब बेटा हुआ उनकी डेथ हो गई। तो बेटा अब बड़ा हो गया, अब उसकी भी शादी हुई, उसका भी बेटा हुआ, उसकी भी डेथ हो गई। ऐसा क्यों? तो उसके पिताजी की भी डेथ हो गई, फिर उस जो बच्चा हुआ, फिर उसकी शादी जब हो रही थी, हाँ। तो किसी ने उनको फिर इसका सॉल्यूशन बताया। वह सॉल्यूशन कोई भी हो, मैं तो अभी जनरल एक बात कर रहा हूँ, हाँ। कि ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। तो ये इंडिकेशन होती हैं, अगर ऐसी चीजें आपके परिवार के किसी भी सदस्य की जन्म कुंडली में हो रही है, जी। तो जेन्युइनली ये तरीका है पितृ दोष को समझने का। अच्छा। यानी कि आपकी पीढ़ी में कोई युवा डेथ हुई है, अगर मंगल नीच राशि में है तो युवा डेथ हुई है, और उस युवा डेथ को मुक्ति मोक्ष नहीं मिला है, तो उसको मोक्ष के लिए सही प्रोसीजर आप एक बार करो या 50 बार करो, पर जब तक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक आपको करते रहना पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे अब कैंसर की जब आप समझा रहे हैं चीज़ों के लिए, अगर किसी को पता लग जाता है ज्योतिष के पास जाने से कि हाँ उसकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं कि उसे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, तो इसके लिए कोई समाधान भी होता है कुणाल जी पहले से जो हम कर लें जिससे बचा जा सके? देखो, हाँ, हर चीज का सॉल्यूशन तो है, हाँ। पर सॉल्यूशन से पहले मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। अगर आपको आपकी आदतें, आपकी जो नेचर है, आपका जो खाने पीने का तरीका है, आपके जो उठने और सोने का तरीका है, आपकी जो दिनचर्या है, इसको ठीक करना है। क्योंकि अगर इसको ठीक नहीं करोगे, आप कितने मर्जी उपाय करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अगर बृहस्पति नीच राशि में बैठे हैं तो बृहस्पति की थोड़ी सी चैरिटी, बृहस्पति से रिलेटेड, बृहस्पति कौन है? हमारे जो गुरु हैं। जी। अब अध्यापक तो शायद दान नहीं लेंगे, तो मंदिर में जो ब्राह्मण हैं, जो उच्च पद पे बैठे, जितने ऊंचे ब्राह्मण होंगे उनको किया गया दान आपके बृहस्पति का सबसे परफेक्ट सॉल्यूशन है। अच्छा। अगर आपको पता चल रहा है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति चंडाल योग बना के बैठे हुए हैं, 4th हाउस में बृहस्पति नीच राशि में है, तो कैंसर सिम्टम्स कभी ना कभी हो सकते हैं। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति कुंडली में अगर कारक है तो उसका रत्न पहन लीजिए, अच्छा। लेकिन पीला नहीं पहनना, व्हाइट पहनना है, कि उसको थोड़ा सा बल दे दीजिए। और दूसरा, जो चंडाल योग या बना है उसका जेन्युइन जो भी सॉल्यूशन है, जैसे अगर कोई ग्रहण दोष या चंडाल दोष या विष दोष, या कोई बृहस्पति नीच राशि में बैठे हैं 4th हाउस में, और क्योंकि कैंसर 4th हाउस से देखा जाता है और बृहस्पति ग्रहों में कारक हैं, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति कारक नहीं है तो बृहस्पति से रिलेटेड किया गया दान आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को सॉल्यूशन देने में सपोर्ट करेगा। फिर 4th हाउस के मालिक कौन है? अब मकर राशि उदित हो रही होगी, अगर बृहस्पति नीच राशि में तो इसका मतलब है वहां पे 10 नंबर होगा। ठीक है। 10 नंबर के स्वामी शनि, तो आपको कुछ तले हुए पकोड़े, तले हुए समोसे कुछ शनिवार के दिन, महीने के 1 शनिवार या साल में 8 शनिवार, या जितना आपकी इच्छा अनुसार जो आपको लगे, हाँ। आप तले हुए पकोड़े, तले हुए समोसे, जो बाहर जो आप स्ट्रीट देखते हैं ना, जो हाँ। तेल बार बार, हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितना हम बाहर का जो फूड खाते हैं, जितना स्ट्रीट फूड खाते हैं, जितना बाहर हम ऐसे ही देखो धूल मिट्टी, आज पॉल्यूशन कितना है जी। एक अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम किसी रेस्टोरेंट में थे तो उन्होंने बोला कि भैया हमारा जो है प्योर वेजिटेरियन खाना है, तो प्योर वेजिटेरियन आप बता दो। मैंने कहा ये बोलो कि वेजिटेरियन खाना, प्योर मत बोलो। कह रही नहीं हम प्योर वेजिटेरियन है। मैंने कहा प्योर वेजिटेरियन कोई दुनिया में, इस दुनिया में हो नहीं सकता। जी। उन्होंने कैसे नहीं हो सकता? मैंने कहा देखो प्योर वेजिटेरियन की वजह है कि आज हम जो मेडिसिन खाते हैं उनमें कौन से ड्रग्स मिले हुए हैं हमें पता ही नहीं। हमने क्या मेडिसिन में क्या सॉल्ट खाया, या हमने जो खाना कहीं वेज खाना, आपने तो अपनी तरफ से प्योर वेज समझ के खा लिया, उसमें अब वो जो कुड़ची जो खाना बना रहा है, कोई मच्छर चला गया, कोई छोटा, आज कितने छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, बिल्कुल। वो उसमें चले गए और वो आप खा गए। तो आपको पता है कि आपने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया, आप प्योर फॉलो करते हैं, आप वेजिटेरियन फॉलो करते हो, लेकिन प्योर तो कुछ हो ही नहीं सकता।
आज के समय में सब्जी, अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि सब्जियों में इंजेक्शन लगा करके उनके साइज को बड़ा किया जा रहा हाँ है। बिल्कुल, बहुत है तो ऐसे। ये कहाँ रहा, हम शुद्ध चीज खा कहाँ रहे हैं। बिल्कुल। और दिल्ली एनसीआर में तो सही बताऊं, अब तो ये भी लगता है कि अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं ना, तो समझ लीजिए अगर हमारी आयु लिखी हुई है ना 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जो भी 10 साल तो एनसीआर में रहने के कम कर दीजिए। बिल्कुल सही बात क्योंकि कह जो रहे पॉल्यूशन, जो आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं, जो आपके अंदर चीजें जा रही है ना, वो एक बीमारी है जो अकॉर्डिंग टू कुंडली, अकॉर्डिंग टू प्लानिटरी पोजीशन या अकॉर्डिंग टू जीन्स, जेनेटिक आपको मिलनी है। बट कभी कभी जो परिस्थितियां भी बीमारियों को डेवलप कर देती हैं। अब परिस्थितियां कैसे, कि यहाँ पे पोल्यूशन देखिए कितना है, काम, पैसा तो बहुत आ रहा है सरकार के पास, लेकिन काम कितना कर पा रही है ये सोचना समझना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल जी। कोई भी, मैं कहता हूँ चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी, सबको पहले अपनी जेब की परवाह होती है। बिल्कुल सही बात। और पैसा सब यहीं रह जाना है। वो जमीनें तो खरीद लेता है। मैंने एक शो में बोला था कि वो क्या होगा, पैसा बहुत ज्यादा आ भी जाएगा तो क्या होगा, आप प्लॉट ज्यादा खरीद लोगे, आपके पास 10, 20, 50, 100 प्लॉट होंगे, हाँ लेकिन एक बार वो प्लॉट तो यहीं छोड़ के जाने हैं ना। सही बात है। कहते हैं ना, कफन के कोई जेब नहीं होती, खाली हाथ ही। वरना राजा जो सिकंदर था उसने तो पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। कहते हैं, ये सुना है मैंने जी जी। कि उसने जीत, लेकिन उसने कहा कि जब मेरे उसको जब मैं लेके जाऊं जाओगे तो ना, हाथ बाहर कर मेरे देना। हाथ बाहर कर देना। जी। तो पूछा गया क्यों, कि ताकि लोगों को ये पता चले कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ खाली ही हाथ ऊपर गया, गया था, कि बिल्कुल। जनाजे में कोई जेब नहीं होती। जब आदमी मरता है तो हड्डियां भी अलग जगह जाके जल प्रवाह होती हैं। मुक्ति मिलती है नहीं मिलती है, इसके लिए पंडित की पूजा डिसाइड होती है कि पंडित जी जरा देखना हमारे पिताजी को मोक्ष मिला कि नहीं, क्योंकि डिसाइडेड नहीं है ना। हाँ। इसका कोई पैरामीटर नहीं बना, कोई कंप्यूटर में आपका डेटा तैयार नहीं है कि आपने अपने पिताजी का नाम डाला और ये, अरे वो तो मोक्ष, वो तो यमराज के पास गए हैं, वो वैकुंठ धाम, कोई है ही नहीं ऐसा। कुछ नहीं है बिल्कुल। कर्मों का लेखा जोखा जो है वो आपके साथ जाएगा। तो इसलिए बुरा तो बहुत होता है, बुरा तो बहुत करते हैं, आप भी, मैं भी, हर कोई करता है, पर अच्छा करने का मौका जब जिस रूप में मिले कर डालना चाहिए। जी। बीमारियों से बचने का तरीका है कि आप आपका, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ईमानदारी के साथ पालन पोषण करिए। जी। आपके घर में 50% बीमारियां कम हो जाएंगी। ये मेरी बातें समझ नहीं आएंगी जल्दी किसी को, लेकिन ये लाइफ का ट्रुथ है एक्चुअल में। जानता तो सब, जानते तो आप भी हो, मैं भी जानता हूं, पर कहीं ना कहीं गलती कर बैठ। बिल्कुल सही बात है। दुनिया तो जो कर रही है, बट मैं फिर भी ये कहता हूं कि जितना सब्जी में नमक फिर भी चल जाता है, नमक में सब्जी नहीं चलती। हकीकत बात है। एक मिनिस्टर थे, बहुत हजारों करोड़ पैसा उन्होंने जोड़ा होगा, मैं जानता हूं बहुत पैसा जोड़ा, लेकिन उनके मरने के बाद बच्चों को किसी ने नहीं पूछा। जी। जिनको ये लगता था ना कि ये पांव छू के, अरे बेटे तुम मेरे पास बैठो, सब उनको बड़े बड़े नेता अपने पास गोदी में बिठाते थे, अपने पास बिठाते थे। जब वो दुनिया से चले गए किसी ने नहीं पूछा। ये रीत है। बिल्कुल। जो दिखता है वही बिकता है, जो दिख रहा है बस उसी को सलाम है। उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, अपने छिपते हुए सूरज को कभी किसी को सलाम करते नहीं देखा होगा। बिल्कुल सही बात। एक उदाहरण लेते हैं बहुत अच्छी कि युवराज सिंह। हाँ युवराज सिंह जी को भी कैंसर हुआ था बिल्कुल। और उनको 2011 में हुआ था। जी। 2011 में उनको पता चला और उन्होंने यूएस में इलाज कराया था, बोस्टन में, और एक बहुत पेनिसुएला करके एक सिटी है, वहां पर उन्होंने अपनी कीमोथेरेपी भी कराई थी। तो सबसे पहले आज 12/12/1981 को, अब देखो जैसे हम उन्हीं की कुंडली लेते हैं। हाँ। उनकी कुंडली से हमें ये हम जान सकते हैं कि ये कैसे हम इसको पता, कैसे उनको पता चला, समय से पता चल गया, उन्होंने इलाज करा लिया और इलाज करा के वो वापस भी आ गए। हाँ। तो उनकी जो जन्म कुंडली है वो कर्क लगन कुंडली है। अब कर्क लगन कुंडली, वैसे मैंने देखा है कि अगर ये रामचंद्र भगवान की भी कुंडली थी, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मैंने इन लोगों की लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। मतलब अगर 12 लगन की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा वीक में कभी कभी मैंने फील किया है कि जो मीन लगन वाले होते हैं ना, मीन लगन वाले, जी जी। वो सबसे ज्यादा शरीफ होते हैं। उनका कोई भी पागल बना लेता है और दुनिया उनको लूट के खा जाती है।
उनका स्ट्रगल खत्म नहीं होता। मीन लगन, क्योंकि मछली जैसा नेचर है, वो बस खुश रहना चाहते हैं, थोड़े में भी ज्यादा में भी, ज्यादा नहीं है तो कम में भी खुश रह लेते हैं, लेकिन लोग उनको लूट के खा जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारी कुंडलियों पे समझा है। या जैसे लोग आते हैं मिलते हैं, जब उनकी मीन लगन कुंडली देखता हूं तो मैं कहता हूं आपकी जर्नी मेरे को एक बार बताओ जी। तो जब उनकी जर्नी सुनता हूं तो मैंने समझ लीजिए कि 50 लोगों की जर्नी सेम सी सुनी है। अच्छा। अब जैसे कर्क लगन कुंडली में भी मैंने देखा कि कर्क लगन कुंडली की लाइफ भी बड़ी उत्थान और पतन होती है, बड़ी बहुत सुख और बहुत दुख इस जन्म कुंडली में होते हैं। जी। अच्छा। और इस जीवन के लोगों के जीवन में मैंने बड़ा संघर्ष देखा है जी। कि ये लोग भी मन के तो देखो साफ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बट बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाते हैं। जी। कोई भी इनको अपनी बातों में फंसा लेता है और इनका यूज करता है और इनको निचोड़ के छोड़ देता है। ये नेचर है। रामचंद्र जी के बारे में तो देखो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने त्याग की उनकी भूमिका थी। और मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो एक तुच्छ सा, हनुमान जी उनके देखो परम भक्त हैं। हम तो जो पूजा कर लेते हैं, मुझे लगता है उस पूजा में भी थोड़ा बहुत स्वार्थी होता है। बिल्कुल कि सही बात है। भगवान आपको चरण स्पर्श, आपको अपनी प्रणाम, लालसा के लिए हम लेकिन पूजा हमारी करते हैं। 10 मन्नतें साथ में जुड़ी होती, लेकिन फिर भी मैं उनको बहुत मैं बहुत मानता हूं उनको। अब कर्क लगन कुंडली, अब देखें इनकी कुंडली के चतुर्थ भाव, चौथे भाव से कैंसर देखा जाता है। चौथे भाव का मालिक कहां चला गया? 7th हाउस में। 7th हाउस पत्नी का भी घर है और मृत्यु का भी घर है। चौथा घर सुख संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन का है, बीमारियों में कैंसर का है। और 7th हाउस डे टू डे इनकम, व्यापार, साझेदारी, ऋण का होना और उतरना, पत्नी का सुख, पत्नी के साथ रिलेशनशिप और मृत्यु का भी है। जी। अब 7th हाउस के मालिक अपने से चौथे तो चले गए, लेकिन वो 7th हाउस में चले गए, यानी कि जीवन में एक मृत्यु तुल्य कष्ट इनको हो सकता था। जीवन में एक मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता था। हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। चौथे घर में बृहस्पति शत्रु राशि में बैठ गए, जी। तो शत्रु राशि में अभी मैंने क्या बोला, 4th हाउस से कैंसर देखा जाता है। और 4th हाउस में अगर बृहस्पति शत्रु राशि में या नीच राशि में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति डेवलप हो सकती है। अच्छा। 2011 में पता चला था, जी। तब इनके ऊपर जो दशा थी वो थी शनि की महादशा। शनि की महादशा के अंदर जो अंतरदशा थी, यानी कि इनका जो कैंसर प्रबल हुआ, पहले इनके ऊपर केतु आया। केतु ऑलरेडी इनकी कुंडली के छठे घर में बैठा है, बीमारियों के घर में, जी। जहां से बीमारियां जनरेट भी देखी जाती हैं और बीमारियों का डिस्ट्रॉय होना भी देखा जाता है। हाँ। शनि के अंदर उस समय फिर शुक्र की अंतर्दशाई 2010 में, और 10 यानी कि चौथे घर के अंदर जब राहु आया तो 2011 में इनके ऊपर शनि में शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र के अंदर राहु की अंतर्दशा थी। तो कैंसर जैसी बीमारी, अब राहु कहां बैठा हुआ इनकी कुंडली के 12वें घर में, जी। यानी कि जब कैंसर का सिम्टम्स इनको पता चला तो फौरन ये सबसे दूर चले गए। 12वां घर कौन सा है? सबसे दूर का। अगर ये इंडिया में इलाज कराते तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं सही हो सकता है, यहां इनको सही ट्रीटमेंट मिल जाता, सेम ही मिलता, जी। लेकिन ये विदेश चले गए। विदेश जाना इनकी समस्या का सॉल्यूशन था। अच्छा। क्यों? क्योंकि इनका जो राहु है वो 12वें घर में बैठा। 12वें घर से विदेश यात्रा देखी जाती है। और बहुत लोगों को मैं बोलता हूं कि अगर आपके कुंडली के 12वें घर में कोई चंडाल योग, ग्रहण या कुछ ऐसा दोष लगा हुआ है ना, और उस ग्रह की महादशा आ जाए तो एक विदेश ट्रिप करके आ जाओ। जेल जाने का योग खत्म हो जाएगा, आपके लॉस होने का, पैसे के लॉस का योग खत्म हो जाएगा। जो मिसहैपनिंग होनी है आपके साथ वो क्योंकि विदेश यात्रा भी, जेल भी, सजा भी, कैद, दंड, फिजूल खर्चे, धन की हानि, अस्पताल, ये सब 12वें घर से ही पहले 12वें घर से ही देखा जाता है। पहले सजाए काला पानी मिलती थी, तो कहां? अंडमान निकोबार में, पानी के बीच में एक टापू पे, आज वो स्वर्ग बन गया। हाँ। पहले जो इंग्लैंड था, मैं आपको बता दूं, जो इंग्लैंड सजा देता था ना लोगों को, तो वो ऑस्ट्रेलिया में ले जाके, वो उनके लिए जैसे इंडिया के लिए अंडमान निकोबार था ना, बहुत अंग्रेज है जो इंडियंस को सजा देते थे और अंडमान निकोबार में ले जाके वो जेल बना दी थी उन्होंने, एक टापू की, कहीं भाग ही नहीं सकते। हाँ।
भाई चारों तरफ पानी पानी, आप भाग ही नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया एक टापू था, वहां पे छोड़ देते थे, अब रहो यही सजा है। वो बेचारे सांप, इतने बहुत जहरीले सांप अगर कहीं पर हैं तो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहीं सजा उनको। अब ऑस्ट्रेलिया इतना डेवलप हो चुका है कि अब लोगों के लिए वो राजयोग है, बिल्कुल। ज़मीनें सस्ती हैं। बहुत पुराने बुजुर्ग मैंने देखे हैं, जो पुराने, जिनके 20-20 मिलियन के लोगों ने घर बेचे हैं, 10 मिलियन के, 5 मिलियन के घर बेचे, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके शिफ्ट हो गए। 1 मिलियन का घर बनाया, बाकी अकाउंट में डाला, और उसी पैसे से अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि जो वहाँ 20 करोड़ का था घर, उससे भी बड़ा घर वहाँ उनको 1 करोड़ में मिल गया ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में लैंड बहुत बड़ी है, हाँ हाँ। लंदन में बहुत, यूके में बहुत छोटी है। तो इनको 2014 में जो बीमारी हुई, 2011 में, तो इनका सबसे अच्छा निर्णय अकॉर्डिंग टू कुंडली, या तो देखो इनके ऊपर भगवान की कृपा होगी तभी आदमी सही निर्णय ले पाता है, कि 12वें घर में राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। लग्नेश भी इनका 12वें घर में बैठा है। ऐसे व्यक्ति का मन बहुत उछल कूद करता है, अच्छा। मन बहुत जल्दी प्लस माइनस होता है। 1 मिनट में गुस्सा आ जाएगा, 1 मिनट में सॉफ्ट हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति सपनों में खोया रहता है, सपनों वाली दुनिया को एंजॉय करता रहता है। जी जी जी। इनको जो कैंसर हुआ था ना, आपको पता होगा, इनको होता है मीडियास्टिनल सेमिनोमा नामक कैंसर हुआ था, जो कि फेफड़ों से आंतों तक जाता था और इनके चेस्ट को प्रभावित कर रहा था। और इस कैंसर का ये जो कैंसर है, चौथा घर जो है, ये भी चौथा घर जो है छाती का भी है। फेफड़े और छाती, फेफड़े, लंग्स और छाती, चेस्ट, 4th हाउस से देखी जाती है। तो इनका 4th हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो ये बीमारी तो इनको, अगर इनको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिला होता ना, पहले तो डायग्नोस शायद हो इनको सकती थी। बता दिया होता जी जी। कि आप इससे रिलेटेड कुछ उपचार करते रहो। हर बर्थ डेट पे मैं इनको बोलता कि हर बर्थ डेट पे अपने अमृत संजीवनी, हमने ऐसे बहुत सारे हैं आमिर जी की जिनको कैंसर हुआ है, और हमने उनको बोला कि अभी डॉक्टर ने भले ही जो मर्जी बोल दिया हो, हाँ। लेकिन ईश्वर से ऊपर कुछ है नहीं। सही बात है। आप अपने लिए अमृत संजीवनी कवच कराओ रुद्राभिषेक के साथ। बहुत लोग वेंटिलेटर पर है, डॉक्टर ने जवाब दिया है, और हमने उनके अमृत संजीवनी और उनका अभिषेक करवाया रोज। 12 से 15 दिन तक ये पाठ होते हैं। और मैं कहता हूं कि देखो, जन्म मरण ऊपर सब वाले भगवान के हाथ में है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे हाथ में कुछ है, बट अगर वो व्यक्ति मेरे पास आया है अपनी समस्या का सॉल्यूशन पाने, अपने बच्चे को, अपने पिता को, अपनी माँ को बचाने, तो मैं कहता हूं ईश्वर की मर्जी होगी तभी वो मेरे पास आया है। सही बात है। मुझे पता होता है कि ये बचेगा नहीं, इसकी आयु में प्रॉब्लम है, आयु खंड योग बना हुआ है, जी। पर फिर भी मैं कहता हूं भगवान ने इसको मेरे पास भेजा, शायद मुझे वो यश देना चाहते हैं। 100 में से 80 लोग जी। रिकवर हुए हैं, जितने भी लोगों की हमने। और मैं बता दूं कि लॉकडाउन के समय जब कोरोना था ना, हमने कितने लोगों के लिए अमृत संजीवनी पूजा कराई। अच्छा। हमने दुनिया में, मैं टीवी पे बोल रहा हूं, देखो, हमने किसी एक व्यक्ति से भी पैसे चार्ज नहीं किए। हाँ। हमने बोला जरूर, पहले देखो सब पंडित जो हैं बेचारे, हमारे यहाँ 100, 150, 200 पंडितों की टीम थी उस समय, तो सब घर में थे, कुछ गांव चले गए थे। लाइफ स्टाइल तो देखो कैसे, पूरी तरह से सब मैं बदल कहता हूं चुका कि था। भगवान ने मेरे अंदर ऐसी व्यक्तित्व को उस समय धारण कराया, हाँ। कि मैंने उस समय जो अपने, मुझसे जो लोग जुड़े थे, बाहर भी ऐसे बहुत लोग होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोई दानवीर कर्ण नहीं हूं, पर जितना मेरे से हो सकता था ना, बाहर वालों के लिए भी किया। बट वो मैं कोई व्याख्यान नहीं कर रहा हूं, बट अपने स्टाफ के लिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए जितना मैं कर सकता था उससे भी ज़्यादा करने की मैंने कोशिश की। और ये मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने नहीं सोचा, मैंने नहीं किया, ये भगवान ने सोचवाया और भगवान ने मुझसे करवाया। जी। कि इसका श्रेय मैं लेना नहीं चाह रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इसके बदले, वो भगवान की मर्जी है। मुझे मेरे अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का फल तो भगवान ने ही देना है। तो ऐसे ही जो अमृत संजीवनी अगर पाठ करा लेता है ना ऐसी सिचुएशन में, तो ये जो पाठ है जी। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फल देते हैं। बट ये थोड़े महंगे होते हैं। देखो 10, 12 दिन, 15 दिन अभिषेक के साथ बहुत लोग ऐसे हैं जो इतना खर्चा नहीं कर सकते।
तो दोस्तों आज एक ऐसा मूल मंत्र दे रहा हूं आपको, मूल उपाय आपको दे रहा हूं कि आप पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं, पानी में हल्दी डालकर शिवलिंग पे चढ़ाएं और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः और ओम नमः शिवाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय। या अगर आपको महामृत्युंजय आता हो, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वबंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान से ऊपर फिर भी मैं बोल देता हूं कुछ नहीं है। डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट करने के बाद, पता है जो मरीज के जो लोग साथ में जाते हैं हॉस्पिटल में, उनको क्या बोलते हैं कि जी हमने तो बेस्ट ट्रीटमेंट कर दिया, बेस्ट सर्जरी कर दी, हाँ, अब भगवान के हाथ में है। इसका मतलब वो भी जानता है कि वो करने वाला भगवान नहीं है। भगवान ही है। और कभी कभी जब बार बार आपकी बीमारी डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही होती है ना, तो कहता है जी एक बार अपने परिवार, अपने इस शख्स की कुंडली दिखवा लो किसी पंडित से, कि ऐसा हमने देखा नहीं कि ये इसको बार बार प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बार देखो कहीं इसकी कुंडली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। और हम डॉक्टरी ट्रीटमेंट तो जरूरी है, पर कभी कभी कुंडलियों में भी कुछ ऐसे बाधाएं होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। तो मेरे दोस्तों, कि अपनी परिवार के किसी भी सदस्य को अगर आप बीमारी में ठीक नहीं कर पा रहे हो बार बार इलाज करके भी, तो उनके ग्रहों को समझना बहुत जरूरी है। समय से अगर आपने समझ लिया होता तो शायद प्रॉब्लम अपग्रेड नहीं होती। कुणाल जी, समस्याओं के बारे में और समझें, क्योंकि बीमारियां एक नहीं है। कैंसर अभी मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया, क्योंकि ना लोगों को रहना बहुत ज्यादा ये हो जाता है कि आप हमें पता मुझसे एक लगे। बीमारी पे पूरे दिन बात करते रहोगे ना, पूरा दिन भी मैं कहता हूँ मेरे लिए कम है। बिल्कुल कुणाल जी, क्योंकि आपके पास ज्ञान का भंडार है और मैं चाहता हूँ लोगों को जल्दी ऐसी जानकारी मिल जाए ताकि वो अवेयर हो सके। एक बीमारी और है, हार्ट अटैक। ये एक ऐसी कॉमन समस्या है ना, सबसे ज्यादा। हार्ट अटैक भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है जी। खाने पीने का हाँ। गलत तरीका, कुछ भी। सबसे पहले तो दोस्तों मेरा ये सजेशन है कि रोज जो बाहर का खाना खा रहे हो ना, उसको बंद कर दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि अभी मैंने देखा है कि अभी काफ़ी सारे मैंने देखा है कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वीडियोस में कि आटा नकली बन रहा है, हाँ। सब्जियां कुछ ना कुछ इंजेक्शन इंसर्ट करके उनका साइज बड़ा किया जा रहा है, मैदे में मिलावट हो रही है, हर दालों में, हर सब्जी में, हर चीज में तो मिलावट हो रही है। जी। तो ये तो आप समझ लो कि बीमारी तो आप हर रोज खा रहे हो, बीमारी तो हर रोज आप खा रहे हो। उसको ठीक करने के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने घर में खाना बनाएं। बच्चों को कभी आपको लगता है कि चलो एक आध दिन बाहर खाना खिला के ले आएं, और स्ट्रीट फूड खिलाने से बचें। मैं कभी, देखिए मैं अब बिजनेस की, मैं किसी के बिजनेस को नुकसान या अच्छा नहीं बोल रहा हूं, बट मैं डरता हूं। हाँ हाँ। क्योंकि जो 5 स्टार होटल्स हैं ना, ये मिलावट 1000 में से कोई एक हो सकता है, वो भी नहीं होगा। बट जो बिल्कुल जीरो वाले स्ट्रीट फूड्स वाले लोग हैं ना, ये जो खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, गंदी सब्जियों का जो मोमोज है उसमें इतना कचड़ा। मैं तो मेरे बच्चे भी कभी अब मोमोज को ये नहीं कहते कि हमें मोमोज खाने हैं या बंद करा दिया आपने। हाँ, मैंने उनको समझाया। हाँ, समझाने का तरीका होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आपके समझाने का तरीका होगा तो आपके बच्चे समझेंगे। बिल्कुल। और आपके बच्चे जहर खाना नहीं चाहेंगे। आपके बच्चे नहीं चाहेंगे कि हमारी हेल्थ खराब हो और हमारे माँ बाप बेचारे परेशान हो, हमें हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल उठाए घूमे। बच्चे मैगी खाते रहते हैं, किसी का पूरी सर्जरी हुई थी, इतनी आंतों की तरह मैगी निकली थी, हाँ, वो चिपक जाती है मैदा अंदर। चिपक जाती है। तो ये सब सबसे पहले खाने पीने का तरीका हमें चेंज कर, महीने में एक आध बार ले जाओ अपने बच्चों को किसी थोड़ी सी, मैं कहता हूँ रोज सस्ता, महीने में एक बार थोड़ा सा अच्छा खिला दो, बिल्कुल सही बात है। आप बचे रहोगे और उससे आपकी इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। क्योंकि ऑलरेडी एनसीआर की इम्यूनिटी तो कितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन जो यहाँ का पॉल्यूशन है, जो यहाँ वातावरण है, वो अच्छा नहीं है। जी। उससे बॉडी पर तो इफेक्ट पड़ ही रहा है ना।
अब ये भी नहीं हम काम धंधे को छोड़ के जाके पहाड़ों में सेटल हो जाएं। बिल्कुल सही होता है, यहीं रहना तो है। सबसे पहले तो खाने पीने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। आधी बीमारियां खत्म हो इसी से हो जाएंगी, और ये खास तौर पर हार्ट वाली प्रॉब्लम के लिए भी बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, जो आप माइक्रोवेव को यूज करते हैं ना, बार बार प्लास्टिक में जो खाना आप बाहर से आपने गर्म खाना मंगवाया और आपने रखा हुआ है, वो जो भाप अंदर ही अंदर जो उसका तापमान बढ़ा रही है, जी। और जो उस प्लास्टिक का जो इन्वॉल्वमेंट आपके फूड के साथ हो रहा है ना, वो कैंसर दे रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल दे रहा है, वो आपके पॉजिटिव जीन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आप उस खाने को खाएंगे, समझ लीजिए आधा जहर खा लिया आपने। आप 6 महीने 1 साल कंटिन्यू करते रहिए, आप देखिए कि 4 बीमारियां अच्छे खासे शरीर में 4-5 बीमारियां ऐसी आ गई कि अब आपने जितना पैसा उन चीज़ों को खाने में लगाया ना, उससे कहीं ज़्यादा पैसा अपनी बीमारियों को ठीक करने में लग सकता है। तो हार्ट और स्टंट ये दोनों हार्ट से रिलेटेड है, कि किसी की जो नसें हैं वो ब्लॉकेज हो जाती हैं। तो अगर हम उसको देखें तो तीसरे घर से हमारी नसें देखी जाती हैं, बुध से हमारी नसें देखी जाती हैं, लेकिन 5वें घर से हमारा हृदय रोग देखा जाता है। अगर किसी को क्या नाम है स्टंट डले हैं, तो उसके लिए हम 5th हाउस को देखेंगे। ठीक है। क्योंकि स्टंट 5th हाउस से देखे जाते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी, छाती, पेट, हृदय, फेफड़े जन्म कुंडली के 4th हाउस से देखे जाते हैं। तो ओपन हार्ट सर्जरी, किसी का वॉल्व खराब है, किसी का हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, या कोई भी हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है, उसके लिए हम 4th हाउस को देखेंगे। अगर 4th हाउस में कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये बीमारी कभी ना कभी आपको हो सकती है। अब एक और बहुत प्यारा, और कोई पैसे भी नहीं खर्च होंगे इस सॉल्यूशन पे। जी। आपको सॉफ्ट रहना है, आपको शांत रहना है, क्योंकि जितना आप हाइपर होंगे उससे आपका बीपी बढ़ेगा। मंगल से बीपी बढ़ता है, सूर्य हार्ट इश्यूज डेवलप होते हैं। सूर्य नीच का होना, सूर्य उच्च का होना, सूर्य का शत्रु राशि में होना, सूर्य का ग्रहण से चंद्र राहु केतु से पीड़ित हो जाना, या तो आपके पिता को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, पिता की डेथ हार्ट से होगी, या पिता को हार्ट की प्रॉब्लम होनी है। और उनको सबसे बड़ी बात कि अगर, या उनसे अलगाव हो सकता है कि आपको पिता के साथ आपका रिश्ता अच्छा ना हो, आप दूर हो गए। हाँ। ये कभी कभी आपको लग रहा है गलत हो रहा है, पर ग्रह स्थिति के अनुसार ये ठीक हो रहा है कि आपके पिता की कुंडली में आयु लिखी थी, लेकिन आपकी कुंडली में पिता की आयु को भंग करने के ग्रह बैठे हुए हैं, तो पिता दूर हो जाते हैं। रिश्ते अच्छे होने चाहिए, पिता का, भाई का, माता का, सबका सुख होना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे होना कोई बड़ी चीज नहीं है, बट मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनकी कुंडलियों में ये इश्यूज हैं। तो आप लोग दोस्तों अपनी जन्म कुंडली के बारे में अच्छे से समझकर इन इश्यूज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये इश्यूज डिस्ट्रॉय होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो गुस्सा नहीं करना, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहस नहीं करना, तेज नहीं बोलना। जितना हाइपर होंगे आपके हार्ट इश्यूज बढ़ेंगे, जी। और ये भविष्य के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक मैंने आपको बताया। दूसरा, अगर किसी को भी ऑलरेडी हार्ट से रिलेटेड, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, किसी को भी अगर इशू है और आप चाहते हो कि मैं इनके लिए कोई उपाय करूं, या अपने लिए भी कोई उपाय करना चाहते हो, तो एक रुद्राक्ष, अच्छा। 2 मुखी से लेकर के 7 मुखी, ये सब 50-100 रुपए के रुद्राक्ष आते हैं। हमारे यहाँ से फ्री भी हम दे देते हैं, हम कोई चार्ज नहीं करते जी। तो एक रुद्राक्ष आप गले में धागे में डाल के अपने आपको धारण, या माला ले लें, पतली रुद्राक्ष की 0 मिर्ची के दाने की माला आती है, वो डाल के रखिए। उसको 3 महीने पहले ऑयल में डालिए, उसके बाद फिर उसको रुद्राभिषेक कर रखे अपने हाथ से ही, और उसको गले में डाल लीजिए, नहीं तो गंगा जल में धो के पंचामृत बना के उसको पहन लीजिए। दूसरा बहुत प्यारा उपाय, पानी में रोली, 1 चुटकी रोली, पानी में, जल में, स्टील के जल में, अच्छा। 1 चुटकी रोली, या तांबे के लोटे में, स्टील के लोटे में या तांबे के लोटे में 1 चुटकी रोली डाल के आप रविवार के दिन शिव भगवान को समर्पित करें। जी। और ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः, या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं से सूर्याय नमः, इस मंत्र का वहीं पर 5 मिनट बैठ करके आप चैंट करिए। आपके परिवार के किसी भी सदस्य को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो,
उनका नाम शिव भगवान के समक्ष बोलिए और 5 बत्ती का एक दीपक भगवान के समक्ष 5 दिन लगातार जलाइए, तो आपको उनकी प्रॉब्लम, उनकी हेल्थ में सुधार आने लग जाएगा। जी, कुणाल जी, जिस तरह से अभी आपने ये बताया हार्ट को लेकर, एक बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। ये बीमारी भी बहुत पुरानी बीमारी है जिसे लेकर लोग डरते हैं क्योंकि इसका इलाज भी जल्दी से उन्हें नहीं मिल पाता है। जब ज्योतिष की हम बात करते हैं, जो हमारा लगन चार्ट होता है, हम कैसे जान सकते हैं कि हाँ किसी इंसान को ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है? ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि हमने फिल्म में भी देखी हैं कि उनको ट्यूमर हो गया और अचानक से एकदम पता और लगता है। 4th स्टेज पर है। जी देखिए, ट्यूमर और टीबी जी। या लंबी चलने वाली बीमारियां हाँ जो लाइलाज होती हैं, हाँ। वो 12th हाउस से देखी जाती हैं। 12th हाउस जो कि शनि का हाउस है, उस घर के कारक ग्रह हैं सारी शनि। बड़ी बीमारियां। हाँ, अच्छा। और उसके कारक ग्रह जो हैं वो शनि है। ऐसे तो अब क्योंकि देखिए समय अब पता नहीं कितना है, क्योंकि एक लिमिट समय है बिल्कुल। उसमें। अगर मैं वैसे तो आपने आज ये बात बोली है ना, तो आप दोस्तों, हमारा एक चैनल है कुणाल कुमार, लाइव डिज़ाइनर कुणाल कुमार, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत जल्दी। क्योंकि आज इन्होंने बोला है तो मेरे मन में अभी ये बात आ गई कि मैं जितनी भी बीमारियां हैं ये जिस जिस भाव से देखी जाती हैं और कुंडली में किस किस ग्रह से कौन कौन सी बीमारियां देखी जाती हैं, ये सब मैं छोटी छोटी वीडियो बना करके सब अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। तो कुणाल कुमार लाइव डिज़ाइनर, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर लें ताकि आपको आने वाले समय में वो सभी जानकारियां प्राप्त हो सकें। जी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी हमारे अकाउंट के साथ जोड़े, सबको फायदा मिलना चाहिए। कहते हैं ना, नेकी कर। नेकी कर क्या होता है, नेकी कैसे की जाती है? कर भला तो हो भला। जब आप किसी के लिए भी अच्छा सोचते हैं ना, तो वो भी अपने आप में एक अच्छा कर्म है, उससे भी किसी का भला होता है क्योंकि आपने अच्छा सोचा है। बुरा तो बुरा भी सोचते होंगे, जो नज़र लगती हैं, हाय लगती हैं, ये भी। अब ऐसी जो 12वां घर है वो टीबी का है, जी। ट्यूमर का है। हाँ। इस घर में अगर कोई, देखिए ये बीमारियां, इस घर में सपोर्टिव ग्रह कौन से हैं? सपोर्टिव ग्रह, कारक ग्रह जो है वो सिर्फ शनि है। जी। इसके अलावा देखा जाता है कि इस घर में कौन सी राशि है। हाँ। अगर मेष राशि में शनि बैठ जाए तो वो नीच के हो गए, यानी कि वो अस्थिर मन होगा क्योंकि नीच राशि में है। हाँ। वो अग्रेसिव होगा, कई बार बहुत शांत होगा पर कई बार बहुत अग्रेसिव होगा। 2 नंबर में, अब जैसे 1 नंबर में शनि, 1 नंबर में मंगल, 1 नंबर में राहु, 1 नंबर में केतु, 1 नंबर में, अब जो 12वें घर में 1 नंबर राशि उदित हो रही है उसमें 9 ग्रह में से कोई भी बैठ जाए या मिक्स ग्रह बैठ जाए, हाँ। तो सबका अलग अलग प्रभाव है। अच्छा। बट कौन कौन से ग्रह ऐसे, ये बहुत, इस पे भी 1 घंटे का टॉपिक बन सकता है, पूरी 1 घंटे का प्रोग्राम बन सकता है। क्योंकि उस भाव में देखिए, पहले तो नंबर, फिर उस नंबर में हर ग्रह का प्रभाव क्या है, फिर 2 नंबर, फिर उस 2 नंबर में हर ग्रह का प्रभाव क्या है, फिर 3 नंबर, उस 3 नंबर में बुध सुग्रही हो गए, 4 नंबर में चंद्रमा बृहस्पति उच्च के हो गए लेकिन मंगल नीच के हो गए। तुच्छ प्रवृत्तियां, कुछ ना कुछ आदमी ऐसे कुकर्म करेगा और पाप का भागीदार बन जाएगा, बीमारियों को जन्म, तो बहुत सारी अभी चीजें हैं। जी। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि ये जो बीमारी है देखी 12वें घर से जाती है। ठीक है। 12वें घर में कोई ग्रहण दोष अगर बना हुआ है तो भी प्रॉब्लम है, कोई विष दोष बना है तो भी प्रॉब्लम है, कोई चंडाल दोष, बृहस्पति और चंद्रमा, बृहस्पति और केतु या बृहस्पति और राहु एक साथ बैठ जाएं, मंगल के साथ राहु या मंगल के साथ केतु बैठ जाएं और मंगल नीच राशि में हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। बड़ी बीमारी से अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, बड़ी मिसहैपनिंग से। अभी जैसे आने वाला जो समय है, मंगल नीच राशि में ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो वैसे भी बहुत अच्छा योग कारक नहीं। अगला 1 महीना बहुत चोटें, बहुत एक्सीडेंट, बहुत परिवर्तन अगले 1 महीने, 1.25 महीने में होने वाला है। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो 12वें घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैं बहुत प्यारा ये उपाय है, या आपके परिवार का कोई सदस्य टीबी या ट्यूमर से पीड़ित है तो पानी में सरसों के तेल की बूंदें और काले तिल लेने हैं। पानी में स्टील, ये सिर्फ स्टील के लोटे में थोड़ी सी सरसों के तेल की बूंदें डाल लीजिए या एक ढक्कन
तेल डाल लीजिए, सरसों का तेल, और थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, और शिवालय में जाकर के आप शिवलिंग पर अभिषेक करें शनिवार के दिन। शनिवार से 8 दिन लगातार करें या शनिवार टू शनिवार करते रहें। इससे आप अपने आप को, अपने परिवार को जो भी विश मांगोगे बीमारियों से बचने की, वो मिलती रहेगी। और ये आपको, परिवार को, आपके घर में जितने भी लोग रहते हैं, और अगर जल आप अपने घर से लेके जाते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, वहीं से लोटा लेते हैं, वहीं चढ़ाया और अपना ऑफिस चले गए। मैं कहता हूं आपके घर के अंदर जो एक ओरा है, जो ऊर्जा है, उसको भी प्लस माइनस करना है। नेगेटिव है तो उसको प्लस करना है, प्लस है तो उसको और अपग्रेड करना है। तो घर से जल भर के मंदिर में लेके जाएं। अपने घर से ही माचिस लेके जानी चाहिए। कभी किसी से उधार माचिस लेकर के, बहुत लोग क्या करते हैं, माचिस लेके दीपक जला देते हैं। मैं कहता हूं कभी भी अच्छी चीजों के लिए किसी दूसरे की चीजों का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, आप अपने घर से जल भर के लेके जाएं, उसमें ये सामान डाल के लेके जाएं, और घर से कुछ दूर जब पैदल चल करके जब आप जाते हैं, ये उपाय करते हैं ना जी, तो फिर इसका तात्पर्य सिर्फ आप भगवान की शरण में गए हैं, स्पेशल उसके लिए टाइम निकाल के गए हैं। तो वहां 5 मिनट बैठ करके ना, भूल जाएं अपने फोन को, सब चीजों को, वहीं पर बैठ करके ध्यान लगाएं। नाभि से ऊपर ऐसे हाथ रख के थोड़े से पुष्प रख लें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय। इन दोनों मंत्रों को एक साथ जपें, और वो बाद में 5 मिनट में, कोई काउंटिंग नहीं बोल रहा हूं कि आपने 10 मिनट लगाने, आधा घंटा लगाना है, 5 मिनट लगाए और वो आपने वहीं पर चढ़ा दिए। और उसके बाद आप अपने घर पर जाएं, माथा टेकें, घर पे जाएं, प्रसाद लें वहीं से, और सीधा घर पे जाएं, और प्रसाद अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, पत्नी को, बेटी को, बेटे को, सबको खिलाएं जी। आपके परिवार में एकजुटता इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। 3 to 6 मंथ इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखो, ये मैंने कोई वो नहीं बोला कि माला माल होने वाली कहानी, बट मैंने प्रैक्टिकली बात की है प्रैक्टिकली कि उपाय इसको आपने टेक्निकली भी समझोगे, जी, आप इसको मस्तिष्क लगा के समझोगे, तो आपको ये फील होएगा कि ये काम करता है और ये काम करेगा। अच्छा कुणाल जी, जैसे अब ये बीमारियों की मैंने कुछ मेन बीमारियां ली जो बड़ी बड़ी बीमारी के रूप में, अगर हम नॉर्मल चीज़ें समझें कि कुंडली में कौन से ग्रह हमारे मजबूत रहने चाहिए जिससे बीमारियां आ ही नहीं, तो वो कौन से ग्रह ऐसा इंपॉर्टेंट होते कभी हैं? नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो भाव और जो राशियां हैं ना किसी के सारे ग्रह एक समय पर अच्छे हो सकते हैं, ना किसी के सारे ग्रह एक समय पे खराब हो सकते हैं। बट तो इनको किसी बैलेंस के नहीं किया जा सकता? बैलेंस नहीं किया जा सकता। अच्छा। क्योंकि ग्रहों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, इन ग्रहों को हम समझा नहीं सकते, इन ग्रहों को हम हुक्म नहीं दे सकते कि ये मेरा क्लाइंट है, इसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि पॉजिटिव रखो, और ये मेरा क्लाइंट नहीं है, इसने मेरे पैसे मार लिए, इसने मुझे फीस भी नहीं दी, इसका बुरा कर दो। वो अपने हिसाब से चलेंगे। हम भी उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, हम भी उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। हाँ। हम तो केवल उनको पढ़ पा रहे हैं, जी। उनकी दृष्टियों को थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये 2-4% की नॉलेज है जो हम इतनी बातें कर लेते हैं। सोचो 100% ज्ञान इस दुनिया में किसी को भी 4-5% से ज्यादा किसी को धरती पे ज्ञान नहीं है। जी, और आज जितना पाखंड बढ़ता जा रहा है ना, जितना पाखंड बढ़ता जा रहा है, हम किसी की इज्जत नहीं कर रहे हैं, किसी को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, हमारे अंदर थोड़े से पैसे आए, ईगो आ गई, हाँ। हम किसी को भी नीचा दिखाने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाते, सब अपने ग्रहों को डिसबैलेंस कर तो इसमें मैं बहुत सी बार ऐसे मैंने वीडियोस भी देखी हैं जो ज्योतिष ये बताते हैं कि अगर आप सबको कोई भी बीमारी पर्टिकुलर की ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये उपाय कर लो, बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। तो क्या एक उपाय सबकी बीमारी अगर एक जैसे तो ठीक कर देगा? नहीं। देखिए, ये मैं फिर बताता हूँ कि ऐसा कोई उपाय नहीं है आमिर जी कि जो आपने उपाय किया और आपके सारी बीमारियों को बैलेंस कर देगा। ऐसा कोई उपाय नहीं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि एवरीडे गौरी माता की आरती करें, देसी घी का दीपक जलाएं, गौरी माता की आरती करें, बाकी उन्हीं के चरणों में छोड़ दें, और अपने कर्म अच्छे रखो। अभी कोई उपाय बताया मैंने? मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ आपने सिर्फ वही बताया जो माता डेली को, रूटीन में चलो हमें बहुत करना सारे चाहिए। लोग ऐसे जो मुस्लिम्स हैं वो माता की आरती शायद नहीं, क्रिश्चियंस हैं, या बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जो आर्य समाजी हैं जो नहीं करेंगे। हाँ, बट मैं कहता हूँ अच्छे कर्म तो कर ही सकता है। बिल्कुल सही बात। सिर्फ अच्छे कर्म का पालन करो, अच्छे कर्म की परिभाषा को समझो, अच्छे कर्म क्या होते हैं उसको समझो, अपने दायित्व, अपने फर्ज और अपने कर्म को बैलेंस करो, उनको समझो। आपकी प्रॉब्लम,
हर प्रॉब्लम शायद आई ना। प्रॉब्लम रिजॉल्व क्यों होगी? प्रॉब्लम होती क्यों है? इन ग्रहों की वजह से। जी। ये ग्रह नीच राशि में या शत्रु राशि में क्यों है? हाँ। आपके कर्मों के आधार कर्म पर, आज हमारे। आपके कर्मों के, आपके पाप कर्मों के आधार पर आपको पत्नी सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संतान सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी पत्नी आपको चीट करेगी, या आपका बेटा जो है छोड़ के, शादी करते ही छोड़ के लंदन शिफ्ट हो जाएगा। ये सब आपके अपने कर्म है जो आपने अपने माता पिता के साथ किया, भविष्य में वो आपके साथ भी वो भोगना पड़ेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तो अनबैलेंस। तो मैं ये कहता हूं कि जो हो रहा है ना, उसके लिए रो मत, तड़पो मत, किसी को जिम्मेदार, सिर्फ प्रायश्चित कर लो उसका। जी। प्रायश्चित मतलब कि भगवान की शरण में चले जाओ, मुस्लिम हैं मस्जिद में जाओ, नमाज करो, और अपने अल्लाह को अपनी गलतियों के लिए, कि मुझसे कुछ तो गलती हुई है जिसकी तू ये मुझे सजा दे रहा है, उसके लिए माफी मांगो। ऐसे क्रिश्चियन, ऐसे सिख, हर धर्म के लोगों के लिए यही तो है कि कोई तो एक ईश्वर तो है ना जो पूरी दुनिया को चला रहा है। उसको आप जिस मर्जी नाम से पुकार लो। हाँ। आप मुझे कुणाल कहते हो, मेरे बच्चे मुझे पापा कहते हैं, मेरी माँ मुझे बेटा कहती है, बिल्कुल मेरी दीदी का बेटा मुझे मामा बट इंसान तो एक ही होना। सही बात है। तो मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत ना ही कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हर हुमम संकट बारी, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाई। ये आरतियों में जो ये चीजें लिखी हैं, ये सब हमें समझाने का एक तरीका है, बट हम फिर भी समझ नहीं पाते। तो इसी को समझना है। हर बीमारी हर भाव से नहीं देखी जा सकती, पर हर भाव से कोई ना कोई बीमारी जरूर देखी जाती है। फिर उसके बाद वो ग्रह किस भाव में बैठेंगे, कैसे फल देंगे, यही हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। ज्ञान की अगर बात करो आप, मैं ज्ञान दे सकता हूं, नॉलेज दे सकता हूं, वो हमारी भंडार है कर्म आपके पास। हमारी दोस्तों एक जन्म कुंडली आती है, उसका नाम ही कर्म कुंडली। अभी हमने बहुत सारे उसमें चेंजेस किए, और आज उसको इतना करीबन 150 के अप्रोक्स पेज हैं, 100 से 150 पेज के बीच की कुंडली बनती है जी। जिसमें हमने 35 साल के उपाय दिए हैं, 35 इयर्स के उपाय दिए हैं। और एक भी पेज के उपाय को देख के अगर आपको ये लगे ना कि इसमें मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, आधे से ज्यादा समझदारी वाली चीजें हैं कि माता पिता के चरणों को स्पर्श करो, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करो, बृहस्पति के लिए अपनी पत्नी का, शुक्र के लिए अपनी पत्नी का मान सम्मान करो, केतु के लिए आप ये 400 ग्राम काली उड़द ये दान कर दो। मतलब ऐसे उपाय हैं जो आधे तो समझदारी से खत्म हो जाएंगे, और आधे उपायों पे आपके 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए खर्च होंगे। जी। और वो भी कब करने, जब आपकी बर्थ डेट, आपकी 22 दिसंबर को बर्थ है आपका, तो 22 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच में एक दो बार ये उपाय कर लीजिए। अच्छा। पूरे साल आपको उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और इस दुनिया में नक्षत्रों के बारे में कोई नहीं बताता। हाँ। हम कर्म कुंडली में नक्षत्रों का ब्यौरा भी देते हैं। जी। आप किस योग में पैदा हुए, योग कितना उत्तम है, इस दुनिया में जन्म लेने के बाद आपको कितनी सक्सेस मिलेगी, जी। ये जन्म कुंडली के ग्रहों से पता चलती है। अब आप अगर वो सक्सेस नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, इसका मतलब इस जन्म में भी आपने कुछ गलतियां कर रखी हैं, उनको सुधारना है। यही अलाइनमेंट तो हम करते हैं। जी। हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी बना नहीं रहे हैं, सर्विस सेंटर है, अलाइन कर रहे हैं कि ये कमी है, इसको दूर करने का ये तरीका है। कभी कभी ऐसा भयंकर एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी डैमेज हो जाती है, गाड़ी को ठीक नहीं कर सकते। और ज्योतिष सही रास्ता दिखाता है, बताता है हमारी लाइफ के लिए एक्चुअल में क्या सही है, न्यूमरोलॉजी, जी, उसमें अंक ज्योतिष का ज्ञान, उसमें साढ़े सत्ती, उसमें मंगल का विचार, उसमें 5 साल की एक एक महीने की डिटेल्ड जानकारी हमने दी है कि ये महीना इस डेट से इस डेट कैसा रहेगा। तो बहुत ही डिटेल्ड कुंडली है। बिल्कुल। फिर तो मैं लोगों से कहूंगा, कभी मौका मिले तो आप भी बनाना। बिल्कुल, अद्भुत कुंडली है जो आपको पूरे जीवन के बारे में बताने का काम करती है। बिल्कुल। जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहूंगा कि एक बार जरूर बनवाएं, क्योंकि जब कुणाल जी किसी चीज़ का बारे में बताते ना, तो वो एकदम सटीक जानकारी देते हैं। अगर आप इस कुंडली को बनवाएंगे तो आप जान पाएंगे कि एक्चुअल में क्या सही है, क्या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, इतनी अच्छी जानकारी इस कार्यक्रम में आज भी आपने दी। नमस्कार सर आपका। नमस्कार। नमस्कार।